नमस्कार दोस्तों, जीके तोपसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आज हम आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन लेके आए, जो पेपर थर्ड में है हमारे। तो ये जो है PU3 कह सकते हैं, पेपर थर्ड में। और इसमें जो हमारी पॉलिटी जिसमें कहते हैं कि राज्य व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो PSIR बोला जाता है, पॉलिटिकल साइंस इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो जो समसामयिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको हम देखते हैं। तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे आज हम, और साथ ही जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुल मिला के 15 शब्दों के और कुछ 50 शब्दों के, और एक बड़ा क्वेश्चन भी है। तो देखते हैं IR में हमारे कुछ क्वेश्चन आज। तो पहला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि हिजबुल्ला के बारे में आप क्या जानते हैं, अगर ये पूछा जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ईरान और लेबनान अरब प्रायद्वीप का एक आतंकी संगठन जो ISI इराक, सीरिया, यमन आदि में सक्रिय है या एक्टिव है। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी कभी 2 नंबर में पूछ ली जाती है, हालांकि इंटरव्यू में भी ऐसा पूछा जाता है और प्रीलिम्स में भी ऐसा पूछा जा सकता है। हिजबुल्ला क्या है, तो मतलब यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबके पर्पज से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ऐसा क्वेश्चन हम लेके आए, क्योंकि IR या इंटरनेशनल जो रिलेशन उसमें टर्मिनोलॉजी बहुत आती है। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन लाए हम, और आप भी बता सकते हैं इसके बारे में और कुछ जानकारी हो। तो हमें इतनी जानकारी थी, इसको यहाँ में लेके आए। और आपके पास इसके कुछ और सुझाव और सजेशन हो तो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमने लिखा कि NSSP क्या है, तो NSSP, तो इसको हमने कुछ इस पर लिखा कि नेक्स्ट स्टेप फॉर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। ये जो है अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सन 2000 में भारत अमेरिकी संबंधों को आगे बढ़ाने की पहल जो शुरू की थी, ये बिल क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय उन्होंने शुरू की थी। अब ये देखो कि भारत अमेरिका संबंध पढ़ते हैं, भारत रूस संबंध पढ़ते हैं, भारत चीन, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, तो ये सब पढ़ते हैं, भारत रसिया, भारत चाइना, भारत USA, कुछ भी संबंध पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। तो ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाती, तो हम क्या है कि शुरुआत से हमें पढ़ने पड़ते हैं उनके जो जो संबंध होते हैं। तो ऐतिहासिक से लेकर वर्तमान तक जो हमारी विदेश नीति होती है या हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, एक देश के दूसरे देशों के साथ जो संबंध होते हैं, वो हम शुरुआत से पढ़ते हैं। तो ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी वहाँ मतलब संबंधों में से होती है, तो वो जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये जो NSSP है, ये मतलब भारत ने, आपको पता है 98 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, मतलब पोखरण 2, जैसे हम ऑपरेशन शक्ति या शक्ति जैसे हम कहा जाता है, मिशन शक्ति के नाम से जानते हैं। तो वो जो उसके बाद अमेरिका ने भारत पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, और उसको फिर ये यहाँ मतलब सन 2000 में जाके प्रतिबंध हटाए गए थे, और फिर वापस स्थिति भारत और अमेरिका के संबंध वापस अच्छे होने लगे। तो इस वजह से जो है NSSP करके ये जो टर्म उस समय चर्चा में आई थी। तो वो मतलब जब हम किसी देश के साथ भारत का जो संबंध है वो ऐतिहासिक उसका दृष्टिकोण पढ़ते हैं, तो ऐसे जो टर्मिनोलॉजी आती है, तो ये एक जो आज हम लेके आए। आप भी बता सकते हैं इसमें और क्या कुछ पॉइंट है, सुझाव सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरा यहाँ पे है ये सा बहर, कहीं देखो ये भी लिखा होता है, कहीं केवल ये लिखा होता है साबार, ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं साबार ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये जो है बंदरगाह है, और भारत जो ईरान में एक बंदरगाह विकसित किया जा रहा है भारत द्वारा, तो वो बंदरगाह है उसके बारे में। तो ये टर्मिनोलॉजी कभी ऐसा इसके 2-3 इस प्रकार भी लिखा होता है। तो साबार बंदरगाह में हमने ये लिखा कि भारत द्वारा ईरान में विकसित किया जा रहा है बंदरगाह, ठीक है। और सामरिक महत्व है इसका, क्योंकि सामरिक महत्व हम यहाँ साबार बंदरगाह, और पाकिस्तान में चीन जो ग्वादर बंदरगाह बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो हमने ईरान में जो इसको लगभग ये 80 मतलब 70-80 किलोमीटर बना था, लगभग 100 किलोमीटर के पास में इन दोनों की डिस्टेंस। तो हम भी जो चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए ये जो ईरान में एक तरीके से साबार बंदरगाह विकसित करें। तो इससे होगा क्या, तो इससे पश्चिम एवं मध्य एशिया में पहुँच होगी भारत की, ईरान के माध्यम से भारत अफगानिस्तान होते हुए आगे जो है यूरोप तक जा सकता है, और मध्य एशिया में जो कार कंट्रीज़ है हमारे वहाँ तक पहुँच सकता है, सेंट्रल एशियन रीजन्स जो वहाँ तक पहुँच सकता है। फिर अफगानिस्तान में शांति एवं स्थिरता कायम कर सकता है भारत यहाँ से, मतलब वो क्योंकि अफगानिस्तान जाने का रास्ता मिल जाएगा। एवं चीन के जो जो PCC मतलब चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये चाइना पाकिस्तान, हमने पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर लिख दिया है, और कहीं इसको CPEC लिखा जाता है। तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भी है, और चीन का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, वो को मतलब आदि इन दोनों को प्रतिसंतुलित करने के लिए साबार बंदरगाह है जो विकसित किया जा रहा है। तो आप बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है, और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो या हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हमें भी इसमें और कुछ सीखने को मिलेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हम भू राजनीतिक क्षेत्र, ये सब देखो 2-2 नंबर के या 15-15 शब्दों के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम। प्रीलिम्स के भी हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और मेंस के हिसाब से, और साथ ही इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो हम इसके बारे में 2 लाइनें बता सकें। और इस वजह से 3-4 क्वेश्चन थे उसको एक साथ ही लेके आ गए। और यहाँ है भू राजनीतिक क्षेत्र, जो वो कहते हैं जियो पोलिटिकली जो रीजन होता है,
उसका जो मतलब उसको मैं दो नंबर में 15 शब्दों में समझाना है कि ये क्या होता है इसके बारे में। तो वो क्षेत्र जो वैश्विक राजनीतिक हलचलों को प्रभावित करे, जहाँ भविष्य के अपार संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार एवं वाणिज्य से सक्षम और वैश्विक महत्व का क्षेत्र, जैसे दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर। तो देशों के नाम वो कहते हैं ना, उदाहरण का पता चलता है, उदाहरण बताते हैं, हम चीज़ की परिभाषा भी समझ जाते हैं और उसकी जो इंपॉर्टेंस समझ जाते हैं। अब देखो दक्षिणी चीन सागर में चीन अपने नॉन डैश लाइन बना रहा है, या मतलब फिलीपींस के स्पार्कली द्वीप वगैरह के साथ चीन का विवाद चल रहा है। तो ये भी एक तरीके भू राजनीतिक महत्व का क्षेत्र है, क्योंकि जो दक्षिणी चीन सागर में अपार जो है पेट्रोलियम है, गैस है, ये सब वहाँ है। देखो पेट्रोल निकलता है ज़मीन के अंदर से, लेकिन जो प्राकृतिक गैस है वो निकलती है समुद्र के अंदर से। तो इन दोनों का जो मतलब इसलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस बहुत है। दूसरी बात है कि दक्षिणी चीन सागर है, यहाँ भी बहुत सारे जहाज गुजरते हैं, व्यापारिक मार्ग, या फिर वो कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, तो जो व्यापारिक जहाज गुजरते हैं, तो वहाँ उसकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है। और हिंद महासागर है, तो ये अपने आप में भारत मतलब यानी कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत हिंद महासागर में आधा घुसा हुआ है। तो यहाँ और भारत के ये नाम से एक तरीके से किसी देश के नाम से महासागर का नाम है, तो अपने आप से इंपॉर्टेंस की हो जाती है। तो यहाँ आए दिन भारत जो है, चाइना वगैरह चीन कहता ही रहता है कि इसको एशिया पैसिफिक कहा जाए, या एशिया प्रशांत क्षेत्र कहा जाए, न कि हिंद प्रशांत क्षेत्र, जबकि अमेरिका इसको हिंद प्रशांत क्षेत्र कहता है। तो ये भी देखो इस प्रकार से जो भू राजनीतिक क्षेत्र के वो होते हैं यहाँ पर, मतलब जो इंटरनेशनल जो पूरे हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाओं की, देशों की जो एक तरीके से सरगर्मियाँ रहती है, पूरी इन्हीं क्षेत्रों में रहती हैं। तो चीन भी यहाँ बढ़ना चाहता है। अब हिंद महासागर में देख लीजिए कि भारत यहाँ है ही, चीन भी तो दक्षिण चीन सागर में या हिंद महासागर में घुसने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका ने अपने डिएगो गार्सिया जो द्वीप समूह या जो हवाई सैन्य अड्डा है वो यहाँ बना रखा है। तो देखो भू राजनीतिक क्षेत्र को इस प्रकार हम समझा सकते हैं, दो शब्दों में, सॉरी 2 नंबर में और 15 शब्दों में। आप भी बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ और सजेशन या जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हम भी अपना ज्ञान या इसको अपडेट करें इसको और अपना अपग्रेड करें। अब आगे हैं मतलब यानी कि एक यही इंटरनेशनल रिलेशन में जब भारत अरब संबंध पढ़ते हैं, या इस्लामिक देशों के साथ, ईरान इराक के साथ भारत के संबंध पढ़ते हैं, तो एक टर्मिनोलॉजी आती है इस्लामिक बैंक क्या होती है। तो ये इस्लामिक बैंक हम 2 नंबर में या 15 शब्दों में समझा सकते हैं कि शरीयत यानी इस्लामिक कानून पर आधारित मुस्लिमों को आर्थिक सुरक्षा। भारत के गुजरात में स्थापित, भारतीय गुजरात में भी है इस्लामिक बैंक। बैंक सुविधाओं के साथ एम्बुलेंस सेवा भी देती है ये, और वित्तीय स्वावलंबन संबंधी समावेशी विकास में सहायक। तो कहीं ना कहीं देखो ये भले मुस्लिम कानून पर आधारित हैं, मुस्लिम अगर इनको अपना रहे तो भी एक समावेशी विकास या जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको तो वृद्धि हो ही रही है, मतलब टोटल देखा जाए तो। साथ ही ये वित्तीय स्वावलंबन की एक तरीके से एम्बुलेंस सेवा प्रोवाइड करवाती है कि मतलब कहीं कोई स्थिति आ जाए तो ये इस्लामिक बैंक है जो, और भारत में क्या है, गुजरात में है, और ये बैंकिंग सुविधा के लाभ देती है। इस्लामिक बैंक की थी, इसके मतलब जैसे अलग अलग कानून है, ये इस्लामिक शरीयत के अनुसार ये कहती हैं कि हम ब्याज नहीं लेते हैं, ऐसा मतलब ऋण ब्याज नहीं लेती है बैंक है, तो फिर भी लोग इसमें पैसे जमा करवाते हैं, और फिर ये जो मुहैया करवाती हैं जैसे ये एम्बुलेंस सुविधा वगैरह ऐसी। अब देखिए वर्तमान में क्या पता अब शरीयत या इस्लामी कानून को लोग कितना मानते हैं, बैंक ब्याज देते हैं या नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बैंक ब्याज नहीं लेती है, लेती नहीं तो फिर देती नहीं होगी। तो मतलब ये इसके बारे में हमने इतनी जानकारी लिख दी, ऐसा कोई तथ्य था कि भाई ब्याज देती नहीं लेती, तो हमें शायद पता था लेकिन लिखा नहीं हमने। और ये आप भी बता सकते हैं इसके बारे में, आपको कोई और जानकारी हो या आपके कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो ज़रूर दीजिए। आगे हमने लिखा ये जो है हमारे 5 नंबर के लिए या 50 शब्दों के लिए जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हित एवं विदेश नीति से आपका क्या समझते हैं, या राष्ट्रीय हित है जो विदेश नीति को किस पर प्रभावित करते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ इतना ही लिख दिया, राष्ट्रीय हित और जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी। तो अब इसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रीय हित क्या होते हैं और विदेश नीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, या ये सीधा लिखा जाए कि राष्ट्रीय हित है विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, तो अभी हम इसमें लिख सकते हैं। तो 5 नंबर में हमें 50 शब्दों में कुछ इस प्रकार लिखा कि राष्ट्रीय हित जैसे राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक हितों को महत्व देने, जैसे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता में मजबूती के साथ विदेश नीति का निर्माण और एक नई दिशा देने में, जिससे विश्व समुदाय में विश्वास के साथ घरेलू संबंध मजबूत होते हो। इसी कारण हमारे राष्ट्रीय हित विदेश नीति में शामिल किए जाते हैं। तो मतलब यानी कि राष्ट्रीय हित है उन्हीं को विदेश नीति में शामिल किया जाता है। और देखिए किसी भी देश का जो इंटरनेशनल, जब कहते हैं ना कि भारत, अगर हम कहते हैं कि रूस है जो भारत का परम मित्र है, तो ऐसा नहीं होता है, और न ही भारत रूस का परम मित्र है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का परम मित्र नहीं होता है और न ही कोई परम शत्रु होता है, क्योंकि हर किसी की इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ न कुछ कहते हैं ना
हेल्प लेनी पड़ती है, काम पड़ ही जाता है, तो वो भी होता है एक तरीके से। तो परम मित्र कोई नहीं होता। हम अमेरिका, जब भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद होता, 1971 का युद्ध हुआ था, तो अमेरिका ने अपनी सेनाएं भेज दी थी, आपको पता है, हिंद महासागर में आने वाली थी कि किसके, पाकिस्तान के, मतलब यानी कि सपोर्ट करने के लिए भारतीय खेला। तो फिर रसिया का भी हमारा सपोर्ट मिला और रसिया के भी जहाज आए। तो इस प्रकार तो रूस हमारा मित्र था। फिर हमें लगा कि हमें अमेरिका के खेमे में जाना चाहिए, तो कुछ समय में अमेरिका भी और झुकाव हुआ, कभी हम वापस रूस के सामने, कभी इसराइल, कभी, तो मतलब ये झुकाव होता रहता है। तो हम क्या देखते हैं इसमें, हमारे जो इंटरनेशनल, वो कहते हैं ना, या फिर नेशनल जो इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हेतु होते हैं, वो होती है विदेश नीति के केंद्र में। सब अपनी विदेश नीति, ऐसा कौन नीति बनाएगा। अब जैसे हम गुजरात सिद्धांत का पालन करते हैं, पंचशील समझौता शायद हमारे लिए गलत साबित हुआ, लेकिन हम आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं और गुजरात सिद्धांत अपना रहे। तो हमारा क्या है, पड़ोसी देशों को अपनी ओर झुकाने के लिए, अब पड़ोसी देशों को अपनी ओर पकड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मतलब बिना ब्याज ऋण दे रहे हैं उनको, एक तरफी सहायता दे रहे हैं। तो ये मतलब यानी कि मतलब जो इंटरनेशनल कहते हैं ना कि राजनीति में इंटरनेशनल जो संबंध होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित हैं जो सर्वोपरि होती हैं, और वो विदेश नीति के केंद्र में होते हैं। और सभी देश अपने राष्ट्रीय हित ही सोचते हैं, कोई नहीं। अमेरिका, जैसे ट्रंप का, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट की नीति, तो मतलब अमेरिका फर्स्ट के बारे में सोचना। तो ये एक तरीके से राष्ट्रीय हित हैं, वो कहीं ना कहीं विदेश नीति के केंद्र में रहते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ 50 शब्दों में समझाने की कोशिश की। अब आप भी बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है, जिससे हम हमारे आंसर को में इम्प्रूवमेंट ला सकें या इसको और इम्प्रूव कर सकें। अगला क्वेश्चन है, ये भी 50 शब्दों के लिए और 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक पंचशील समझौता समझाना है आपको। क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित क्वेश्चन लेके आए IR से, तो ये सारे वही कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो, हमने लिखा सीधा कि 19 अप्रैल 1956 को भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री साउ एन लाई के बीच समझौता, जिसके निम्न प्रावधान थे। ये हमने लिख दिया कि भाई ये समझौता उस समय हुआ। अब ये देखो, हम सिर्फ इसलिए एक छोटा टॉपिक ही लेके आते हैं जो भी होता है, क्योंकि अब इससे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये कह सकता है कि पंचशील समझौते के उद्देश्य क्या थे, पंचशील समझौते के प्रावधान क्या थे, पंचशील समझौते से आप क्या समझते हैं। तो ये मतलब हो सकता है कि 5 नंबर में ऐसा छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, मतलब ये अगर आप UPSC में हो या वहाँ जो मतलब UPSC के भी जिसके PSIR होता है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जो वैकल्पिक विषय हो, तो उसमें ज़रूर पूछा जा सकता है कि बहुत बड़ा पूछ लेते हैं, क्या पंचशील समझौते से आप सहमत हैं, ये भारत और चीन के संबंधों को मजबूत करने में, या फिर कहाँ तक सफल रहा, या मतलब ऐसा बड़ा कोई क्वेश्चन दे दे वो बात अलग है। लेकिन हमारे जैसे RS जैसे में खाली इतना पूछ सकता है इसकी, और प्रासंगिकता क्या रही, वो तो 1962 में पता चल गई कितनी इसकी प्रासंगिकता रही, तो वो भी हम कह सकते हैं। तो ये अगर पूछा जाए तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए और हम इसको लिख सकते हैं। तो इसके जो प्रावधान है उसको हमने इस प्रकार लिखा कि सभी देशों की अखंडता सुनिश्चित करना, सभी देश की अखंडताएं सुनिश्चित रखना है सभी देशों की। दूसरी, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति, दूसरों के मामले में इंटरफेयर नहीं करना है, ये मतलब पंचशील समझौता था। अनाक्रमण की नीति, मतलब कोई भी आक्रमण नहीं करेगा, पहले आक्रमण नहीं करेगा ऐसा। और आपसी संबंध समानता पर आधारित होंगे, मतलब आपसी संबंध है उनको समानता पर, ऐसा नहीं है कि एक देश को घाटा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है फिर भी हम कह देंगे ठीक है बस समझौता कर लीजिए, ऐसा नहीं। मतलब इन समानता आधारित जो भी होगा, नुकसान की भरपाई होगी, उसके बाद संबंध मजबूत होंगे जो भी। देख लीजिए अभी जैसे गलवान घाटी में बहुत झड़पें हुई, तो चीन ने काफ़ी अंदर घुसने की कोशिश की हमारे, तो हमने वहाँ मतलब यानी कि हमारे कहते हैं BR रेजिमेंट के गए लोग वहाँ और उनको भगा दिया, मतलब चाइना वालों को, ये जो चाइनीज सैनिक थे उनको पीछे हटा दिया। फिर हम बात करते हैं, तो हमने भी क्या किया उसका सीधा भारत, आपको पता है कि भारत में काफ़ी 2 स्टेप में भी चीन के काफ़ी जो ऐप थे, तो ऐप को हमने बैन कर दिया, तो उसका असर पड़ा, चीन वापस खिसका गलवान घाटी में। तो ये भी है, तो हमने भी, चीन ने वहाँ अंदर घुसने की कोशिश की, हमने ये जो प्रतिक्रिया की, इसके बाद जो बराबर समानता में जो उनको वहाँ नुकसान हुआ हमने भी कुछ नुकसान किया। इस प्रकार समानता आधारित जो है वो कहते हैं ना आपसी संबंध। फिर रहता है सार्वभौमिक सहअस्तित्व, सार्वभौमिक सहअस्तित्व, चीन मतलब सार्वभौमिक अस्तित्व भारत रखना चाहता है। जैसे अब जैसे चीन तो है, तो वो तो हांगकांग पे भी अधिकार करता है, तो ये मानता है कि वो तिब्बत पे भी अधिकार करके बैठा है। हांगकांग को भी मानता है कि वहाँ वन चाइना वन पॉलिसी की बात कर रहा है, तो चीन में जो कानून बनेंगे वही लागू होगा। हांगकांग के लोग अगर कोई गलती करते हैं तो दंड कौन सा मिलता है, चाइना के कानून के अनुसार। जबकि हांगकांग कहता है कि नहीं, हमें तो हमारा कानून स्वतंत्र, या फिर लोग वो कहते हैं डेमोक्रेसी चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। तो ये होता है कि मतलब भारत के कोई भी मामलों में है जो चीन अड़ंगा न अड़ाए, पाकिस्तान भारत के संबंध जो भी है उसमें चीन को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, फिर भी चीन बाज नहीं आता, वो ज़रूर कुछ न कुछ टांग अड़ाने की कोशिश करता है। तो ये जो इसके सिद्धांत थे और वही हमने लेके यहाँ पे। और आप भी बता सकते हैं इसको प्रावधानों के साथ ही और क्या इसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है या किया जा सकता था, तो अपने कमेंट हैं जो हम वैल्यूबल सजेशंस हैं वो ज़रूर दें। इस प्रकार इसके प्रावधान आगे भी जारी रहे, ये हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमने लिखा स्वेज संकट क्या है, अगला जो 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने लिखा कि स्वेज संकट। तो इसमें हम कह सकते हैं कि स्वेज नहर से विश्व का 80% व्यापार होता है, मतलब स्वेज नहर से जो विश्व का 80% व्यापार होता है।
होता है। अधिक जहाज़ों के आवागमन से सुएज़ नहर संकरी पड़ रही थी, मतलब वहाँ 80% व्यापार होता है और अधिक मतलब यानी कि आवागमन से सुएज़ नहर संकरी पड़ रही थी। तो 1956 में 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति कलर नासिर ने जो सुएज़ नहर की चौड़ाई वो राष्ट्रीयकरण कर सुएज़ संकट को दूर किया। मतलब ये एक तरीके से सुएज़ संकट था उसको दूर किया। पहले बताया सुएज़ संकट क्या था, ये बता दिया कि भाई सुएज़ संकट आया कहाँ से। तो इसमें हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में सुएज़ संकट आने की बात कही, या वो कहते हैं ना सुएज़ संकट मतलब संकट हुआ तो क्यों हुआ, वहाँ तक पहुँच गए। फिर इसका समाधान भी निकाल दिया कि यहाँ दूर किया गया सुएज़ संकट को, और जो है सुएज़ नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आपको यह नहीं कह सकता है कि भैया यहाँ पे कोई अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ जो है मिस्र ने अपना अधिकार कर लिया, वहाँ पे एक तरीके से उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। देखो राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता है, इसके भी पीछे बहुत सारी जो बातें अमेरिका पे कहते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, तो सही तो हुआ बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगर नहीं किया होता तो उस समय प्राइवेट सेक्टर था, तो वो जो यहाँ भारत की जनता है तो वो अनपढ़ थी। इनके बाद एक तरीके मतलब अनपढ़ अशिक्षित थे, बहुत लोग जागरूक नहीं थे। उसके बाद वो उनको कौन लोन देता या फिर ऋण कौन देता, क्योंकि वो साहूकार के पास जाते थे, साहूकार पैसे भी ले लेता और मतलब साहूकार का कर्ज तो चुका ही नहीं पाते, ज़मीनें चली जाती थी जो गरीब और मजदूर किसान लोग होते थे उनकी। तो इसलिए जो राष्ट्रीयकरण किया जाता। और आपने देखा होगा कि अमेरिका, जब हम अरब और अमेरिका ये जो इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं कि भाई आज सीरिया ईरान इराक में जो ये गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, या जो आए दिन लड़ रहे हैं, तो क्यों लड़ रहे हैं, इनके पीछे कहीं कहीं अमेरिका ईरान जो बड़े देश हैं, अमेरिका का आते हैं, यूके का आते हैं, मतलब इन चाइना का आते हैं, इन सब का हाथ होता है, क्योंकि रूस का हाथ होता है इन सब हथियार भेजने। और यहाँ लड़ाइयाँ झड़पें चलेगी तो ये हथियार भेजे जाएंगे। आपको पता होगा अमेरिका ने पहले जो ईरान मतलब अरब के देशों के जो तेल शोधन की जो रिफाइनरी लगी थी, इसमें अमेरिका ही उत्पादन करता था और जो है मतलब यानी तेल निकालता था और ख़रीद के सीधा लाके यहाँ बेचता था, अमेरिका के पास रख लेता या पूरे विश्व में बेचता था। फिर ईरान वालों को धीरे धीरे समझ में आया, ईरान इराक ये मतलब जब कैसे तेली देश है, उनको समझ में आया कि अमेरिका यहाँ से निकाल रहा है और लेके जा रहे हैं, हमें तो क्या थोड़ा बहुत पैसे दे रहा है, कुछ ऐसा किया जाए, ऐसे तो ये धीरे धीरे यहाँ से पूरा तेल लेके चला जाए। तो उनके ऐसा लगा तो उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीयकरण कर दिया। ईरान ने है जो राष्ट्रीयकरण करवा दिया अपने तेल मतलब जो रिफाइनरी थी या तेल के कुओं का था। राष्ट्रीयकरण होने के बाद जो टैक्स देना पड़ता अमेरिका को अब, तो अमेरिका को बुरा लगा। फिर अमेरिका ने वहाँ बहुत से अपने पक्ष का प्रधानमंत्री बना दिया वहाँ पे, और वो जो अमेरिका की मतलब ईरान की राष्ट्रीय नीतियाँ थी उसमें इंटरफेयर करने लग गया। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत लंबी चौड़ी, इसको हम इतनी आसान तरीके से नहीं समझ सकते। आपको पता होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति सुना हुआ है, ट्रंप कह रहा था कि रूस ने हेराफेरी की है अमेरिका के, मतलब अमेरिका के जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन के आया तब। और यूक्रेन सीरिया का मतलब ये कुछ रूस और यूक्रेन का मुद्दा हो, कुछ भी हो, तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो मतलब कहीं कहीं लोग घुस जाते हैं, यानी कि व्लादिमीर पुतिन का हाथ माना जाता है रूस। ये यानी कि अमेरिका के जो चुनाव हुए थे 2016 में ट्रंप जीत के आए, तब उस भी कहा जाता है हेराफेरी की कुछ। तो देखिए मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो तार हैं बहुत इधर उधर से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रीयकरण का थोड़ा जिक्र है तो हमने भी उसका बात कर दी। अब हम देखते हैं कि आगे हमने इसमें ये लिखा कि जे वैश्विक आसान वो वृद्धि हुई, ठीक है, विकसित के साथ साथ विकासशील एवं गरीब देशों के हितों की भी रक्षा होने लगी। अब नहीं तो क्या होता, क्या यहाँ पे विकसित देश अपना कब्जा कर लेते और वो कहते हैं हम तो इतने रुपए दोगे तभी जहाज़ को पास करेंगे, यहाँ जाने देंगे, नहीं तो अब गरीब देशों को भी उसका एक मतलब ये मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो मतलब यानी कि किफ़ायती हो, हर कोई वसूल वो कहते हैं ना, हर भी दे सके, हर कोई दे सकते अदा कर सके। लेकिन आप बहुत बड़ा टैक्स लेके बैठ जाते हो। पनामा नहर से कितनी इनकम होती है आपको पता ही होगा, वहाँ अलग अलग वो लगे हुए हैं, पानी को ऊपर उठा के जहाज़ को ऊपर उठा के आगे मतलब यानी कि रखा जाता है। तो वो कभी देखना यूट्यूब पे आप, पनामा नहर कैसे काम करती है, वो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे तो वो बहुत इनकम होती है उनको, पनामा को। जैसे वैश्विक व्यापार आसान हुआ, ये स्वयं संकट दूर होने से जहाज़ यहाँ बहुत आने जाने लगे, एक जहाज़ को बहुत घूम के आना पड़ता था, वो अब जल्दी निकल जा रहा है। और विकसित के साथ साथ विकासशील एवं गरीब देशों के हितों की रक्षा होने लगी, बड़े देशों को वैश्विक बाजार मिल गए, भाई जैसे चाइना को हो, अमेरिका को हो, भारत को हो, तो मतलब कहीं कहीं बाजार मिल गए, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में वृद्धि हुई। देखो गलत इफेक्ट भी हुए, अब आतंकवादी कहीं से घूम से आ रहे थे, तो अब क्या वो शॉर्ट में से आने लगे। जैसे प्रत्येक देश निपटने के लिए सामूहिक रणनीति बनाने पर जोर दे रहे हैं, तो सामूहिक रणनीति बनाने के लिए जोर दे रहे हैं अब देश लोग। तो आतंकवाद भी बढ़ा हुआ, काफ़ी इसके नेगेटिव इफेक्ट भी बढ़े, लेकिन हमने इसको इस प्रकार जो समझाने की कोशिश की। अब आप बताइए इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है, आपने जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं वो ज़रूर दें। और अब हम देखते हैं एक बड़ा क्वेश्चन लेके आए हम इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित, और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा कीजिए तथा विश्व व्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे या क्या पड़ रहे हैं, ये देख सकते हैं। जो भाई एशिया प्रशांत क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या घटनाक्रम में अपनी कहाँ स्टैंड करता है, कहाँ जगह रखता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसको हम देखते हैं। हमने कुछ इस प्रकार लिखा है इसमें कि उत्तरी एशिया को छोड़कर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी एशिया का क्षेत्र एशिया प्रशांत क्षेत्र कहलाता है। उत्तरी एशिया में आगे हम देखते हैं तो चीन, ये मध्य एशिया से थोड़ा इधर साइबेरिया वाला पार्ट ये आता है,
तो वो क्या, उत्तरी एशिया तो शांत है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, ये जो एशिया प्रशांत क्षेत्र कहलाता है। वर्तमान में ही नहीं बल्कि प्राचीन समय से ही यहाँ समृद्ध खनिज, समृद्ध ऐसे नहीं, ऐसे लिखना था, कोई नहीं, खनिज एवं प्राकृतिक तेल गैस की उपलब्धता वो भू राजनीतिक और भू सामरिक रूप से अति महत्वपूर्ण है, जिस पर संपूर्ण विश्व की निगाहें, हर कोई जो है यहाँ एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एशिया पैसिफिक में, हिंद महासागर में प्रवेश करना चाहता है। अमेरिका ने भी अपना डिएगो गार्सिया द्वीप समूह यहाँ बना के रखा है, मतलब यानी को एडा बना के रखा है। और रियूनियन द्वीप, फ्रांस का भी यहाँ एक रियूनियन द्वीप है। तो मतलब सभी देश यहाँ सोचते हैं कि हम घुस जाएँ कैसे भी करके, जो यहाँ, क्योंकि जो हिंद महासागर है वो कहीं कहीं एक तरीके से उत्तरी मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र का अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ एक जिक्र कर दिया कि भाई ये है मतलब एशिया प्रशांत क्षेत्र की इंपॉर्टेंस, जो इसको हमने यहाँ बता दिया। अब हम आगे लिख रहे हैं कि यहाँ क्या वो कह जो भू राजनीतिक सरगर्मियाँ उसको या लिख रहे हैं, उसका उल्लेख कर रहे हैं। तो दक्षिणी चीन सागर एवं हिंद महासागर में चीन एवं अमेरिका के जहाजी बेड़े व बढ़ती हुई प्रक्रिया, अमेरिका का डिएगो गार्सिया द्वीप समूह और चीन का दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर, कोको द्वीप, सेनकाकू आदि द्वीप इस क्षेत्र को हथियारों की दौड़ में शामिल कर देते हैं। अब हथियार दौड़ में शामिल हो ही गए हैं फिलीपींस और ये जो चीन के बीच में तो स्पार्कली द्वीप वगैरह, इनको लेकर विवाद चल रहा है। चीन अपनी 9 डैश लाइन उसको जो मान रहा है और बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका यहाँ आएगा डिएगो गार्सिया द्वीप अपना जो शनि अड्डा बना के, फ्रांस रियूनियन द्वीप, चीन, ये तो एक तरीके से हथियारों की दौड़ में शामिल हो गया। और यहाँ जो हमने लिखा कि विश्व का 70 से 80 और चीन व भारत का क्रमशः 70 और 50% व्यापार इस क्षेत्र से होता है। साथ ही दक्षिणी चीन सागर और वियतनाम आदि द्वीपों में उपलब्ध अपार खनिज तेल भंडारों का होना आदि। तो मतलब जहाँ खनिज तेल होंगे तो वहाँ ज़रूर है कि यानी कि एक तरीके से हर कोई वहाँ जाना चाहता है, हर कोई अपनी पहुँच वहाँ करना चाहता है, शायद अमेरिका हो, चीन हो, कोई भी हो। तो इस वजह से भी ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। तो यहाँ लड़ाइयाँ तो होनी तय ही है। फिर आगे होता है कि भारत भी दक्षिण एशिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि भारत की अवस्थिति भौगोलिक रूप से अवस्थिति इस प्रकार है कि दक्षिण जो है एशिया में अपनी भूमिका रखता है। साथ ही क्योंकि यह हिंद महासागर के मुकुट के रूप में, साथ ही किसी महासागर के नाम एक देश के नाम होना आदि कारणों से इस क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियाँ बढ़ना तय या बढ़ता जाता है। क्योंकि अब चीन को ये दिक्कत है, खासकर तब हिंद महासागर का नाम है ही भारत के नाम से, और साथ ही भारत यहाँ अवस्थित है। तो चीन को लगता है कि इसको एशिया पैसिफिक का आसाना चाहिए, जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो क्वाड समूह के देश हैं वो क्या कहते हैं कि भारत है जो क्वाड समूह, तो इसको इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र, जबकि चीन कहता है कि ये तो एशिया पैसिफिक रीजन है या एशिया प्रशांत क्षेत्र है। तो ये भी कहीं कहीं एक तरीके से जो इस क्षेत्र की सरगर्मियाँ बढ़ा देते हैं। आगे हमने लिखा कि चीन अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में अपने पुराने रेशम व समुद्री मार्ग को पुनर्जीवित कर रहा है, जो चीन के वन बेल्ट वन रोड ओबर का प्रमुख अंग है, ओबर प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है। इसके साथ चीन अपने पड़ोसी देशों में पुनर्निर्माण, बंदरगाह विकास, राजमार्ग आदि पर भी जोर दे रहा है। चीन बहुत कहते हैं ना हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़ा एक्टिव है। और साथ में ये जैसे ओबर प्रोजेक्ट है, तो ये ओबर प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार मान लीजिए कि ये भारत है हमारा, तो यहाँ से ये सभी देश पड़ोसी देशों में बंदरगाह बना के ये इस तरह रूट बना रहा है। और इधर भी ये पाकिस्तान पीओके में से एक चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक गलियारा ऐसे गुजार रहे हैं। आगे कह रहा है कि सीमैक भी गुजार रहा है, इधर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी ला रहा है चीन। तो चीन बहुत बड़ा प्लान करके चल रहा है। इधर यमन टोटा वगैरह बंदरगाह को श्रीलंका के 99 कहते हैं ना 99 साल के लिए लीज पे ले लिया है। और इधर जो है मतलब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर लगभग $85 बिलियन का जो है कर्ज दे दिए हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान की तो 7 पीढ़ियाँ भी नहीं सुखा पाएगी। अब देखते हैं आगे। तो इस प्रकार इस क्षेत्र की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। चाइना कहता है इतना लोन दे दो सामने वालों को कि उसकी 7 पीढ़ियाँ भी नहीं सुखा पाए। वैश्विक गतिविधियां बढ़ने से संपूर्ण खाड़ी में दक्षिण एशियाई देशों के साथ साथ भारत के हित प्रभावित होने लगे। भारत का वियतनाम में निवेश व अंडमान निकोबार के साथ साथ पूर्वोत्तर के राज्य की सुरक्षा में सेंध हो सकती है। तो ये भारत के लिए खतरा है। साथ ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की पूरी नज़रें यहाँ पे ही हैं, एक तरीके से युद्धाभ्यास भी होने लगे। तो इसमें हम और भी ऐड कर सकते थे युद्धाभ्यास वगैरह। तो हमने खाली यहाँ पे जो ये बता दिया कि इस क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो व्यापार पे भी, इंटरनेशनल व्यापार भी प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ शांति रहना जरूरी है, लेकिन अब देखो शांति तो कहने से क्या होता है वो तब बात चले। ये है कुल मिला के आज हमने जो डिस्कस किया। तो इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन कैसे रहे ये ज़रूर बताइएगा, और हम और भी ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा लिया जाए। तो 1-2 वीडियो आते हैं दिन में, इसके बाकी वीडियो पे लाने पड़ते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा आज जो इंटरनेशनल रिलेशन वाले हैं ये क्वेश्चन कैसे लगे, क्योंकि मुझे भी ठीक लगा, और क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। तो और भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे ज़रूर। इन क्वेश्चन से आज या इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, और आप जब कमेंट करेंगे या अपने सुझाव देंगे तो हम भी आपसे कुछ सीखेंगे।
और अगर हमारा ये हमारा इनिशिएटिव और पहल पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।